ओटीपी का सिस्टम किसने बनाया? मैं तो सेवाएं ले रहा हूँ भाई, आपने सर्विस दी, मैंने उसको ली, तो सर्विस लेने वाला 100% जिम्मेदार हो, जो दे रहा है उसकी कोई जवाबदारी, उसकी भी तो जवाबदारी होनी चाहिए। जनता पूरी जवाबदार हो जाएगी, लेकिन सर्विस जिसने दी उसका क्या? कि जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, सो ये डॉक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, इन लोगों के साथ में हो रहा है, तो बेसिकली इनसे कोई बचा नहीं है। यहाँ पे आई थिंक एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है। पढ़े लिखे हों या गैर पढ़े लिखे हों, जब ओसवाल कंपनी के मालिक से 7 करोड़ रुपए लिए जा सकते हैं, या किसी डॉक्टर महिला से जो है लगभग 27 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिया, किसी भी ऑनलाइन कंपनी से आपने ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा मंगाया, आपने अपने डेटा को उसमें डाला, अब कोई तीसरा व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट करता है मेरे को, उसके पास डेटा कैसे? कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का रोज़ लेन देन हो रहा है इस फ्रॉड के माध्यम से, बहुत लोग लुट रहे हैं। इसलिए लॉ का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और मैं तो चाहता हूँ कि हर आम नागरिक को कम से कम ये 3 लॉस के तो नॉलेज होने चाहिए। कस्टमर ने आपका सामान खरीदा या आपने बिजनेस के लिए अपना सामान ऑनलाइन खरीदा, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से डेटा जा, बहुत शौक से लोग आजकल डाउनलोड कर ले, बहुत फ्री का है, नंबर पता चल जाएगा कि सामने वाले से फ़ोन आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि इसका फ़ोन उठाना है कि नहीं या काट देना है। लेकिन आपका डेटा जो है, अब वो डेटा कितने जगह बेचेगा? बैंक खुद ही डेटा बेचने में लगी हुई है, बैंक से डेटा जा रहे हैं। भाई बैंक बताने को तैयार नहीं, हम नहीं जानते कुछ। क्यों नहीं जानते भाई? हमारा खाता आपके पास है, हमारा सब कुछ आपके पास है, आप कैसे कह सकते कि हम नहीं जानते? Hello everyone and welcome to yet another episode of BFC Publications podcast. यहाँ हम मिलते हैं राइटर्स से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और उनकी स्टोरीज एंड उन बुक्स के बारे में। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सुना है, शायद काफ़ी लोग जानते होंगे। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने लोगों ने डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में सुना है, तो शायद आप में से कई लोगों को इसके बारे में कोई बहुत खास अंदाज़ा नहीं होगा। बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट इज़ कि जब आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं, किसी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देते हैं, ये सारी चीज़ें एक डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ऐसे में यू बिकम वेरी ससेप्टेबल कि आपके अगेंस्ट साइबर क्राइम्स कमिट किए जा सके। और आपको लगता है कई बार कि अगर हम अपने अकाउंट्स को डिलीट कर दें तो उससे आपका डेटा बच जाएगा। ऐसा नहीं होता है। डेटाबेसेस में वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहता है, और ऐसे में इट्स वेरी इजी कि आपके ऊपर स्कैम्स हो सकें, आप फंस सकें। ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि आपकी कंट्री में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से साइबर लॉज इस्टेब्लिश्ड हैं। बस इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी, हु इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर बाय प्रोफेशन बट राइटर बाय पैशन। आज हम बात करने वाले हैं उनकी किताब साइबर लॉ अवेयरनेस अमंग यंग एंटरप्रेन्योर, और जानेंगे कि कौन कौन से साइबर लॉज हैं जो हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश्ड हैं, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू मैम, आपने इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया, और सभी इंटायर टीम का पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर, सो यूजुअली एवरीवन इज़ अवेयर कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, बट देन जो यंग लोग होते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर जो यंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, कई लोगों को नहीं पता होता है कि साइबर क्राइम्स क्या हैं, कैसे कमिट किए जाते हैं। तो आज शुरुआत इसी बात से करते हैं कि थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये साइबर क्राइम्स क्या है, कैसे कमिट किए जाते हैं, और कौन से एज ग्रुप्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोन है टू फॉल प्रे टू सच क्राइम्स। जी हाँ, पहले साइबर क्राइम को जानने के पहले साइबर क्राइम स्टार्ट कैसे होता, हाउ टू इट कम, तो सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत हुई कंप्यूटर। पहले आपने देखा होगा कि छोटा सा यंत्र आया था गणना का, अबेकस, 1700 की बात है, तो आप उससे कैलकुलेट करते थे। फिर धीरे धीरे इसका डेवलप फॉर्म आया, आपने कैलकुलेटर देखा होगा, आया होगा। फिर 1884 के आसपास चार्ल्स बेवरेज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। फिर हर चीज़ के जैसे कहते हैं कि शुरुआत में जो चीज़ बनती फिर बाद में वो डेवलप होती जाती, तो कंप्यूटर आया। अब कंप्यूटर के बाद जो है आपने देखा होगा कि इंटरनेट का उपयोग जो है सर्वप्रथम जब अंतरिक्ष में गए थे, यान छोड़ गए थे अंतरिक्ष यान द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास, अमेरिका और रसिया के द्वारा, तो उस समय जो जानकारी का आदान प्रदान होता था स्पेस पे, जो यूरी गागरिन वगैरह जो गए थे सेटेलाइट ऊपर,
तो उन्होंने जो मैसेज सेंड किए थे वो इंटरनेट का उपयोग किया था। लेकिन पहले ये जो चीज़ थी ये आम पब्लिक के लिए सुलभ नहीं थी, केवल वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए इसका उपयोग होता था। फिर धीरे धीरे जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन में धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ, स्टोरेज आया। पहले इसमें स्टोरेज की नहीं थी, आप उसको बंद कर दीजिए तो जितने भी डेटा होता था डिलीट हो जाता था। फिर उसको लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ा गया, फिर वो वाइड एरिया नेटवर्क पूरा जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा कि आम पब्लिक के लिए भी इसको सुलभ कर दे। तो अमेरिका वगैरह में, भारत में तो बाद में इंटरनेट यूज़ हुआ 1990 के आसपास, लेकिन विदेश में तो पहले आ गया। तो इससे इसकी शुरुआत हुई। अब जैसे आप देखते हैं कि कोई चीज़ अगर अच्छे के लिए बनती है, कोई नोबेल कॉज के लिए हर चीज़ बनती है, लेकिन ऐसे कई लोग आ जाते हैं उस प्लेटफॉर्म में जो उस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल। तो उसकी शुरुआत हो जाती है कि क्राइम होने लगा लोगों के साथ में। पहले बैंकिंग सिस्टम इससे जुड़ा नहीं था, तो सर्वप्रथम इससे जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल होते थे या किसी को अब्यूजिव वर्ड देना या स्टैकिंग करना, ये सारी चीज़ें इसमें होने लगी। तो एक लॉ की ज़रूरत पड़ी। अब इसकी एक और रोचक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। ये जो आज आप देख रहे हैं सब चीज़ प्लेटफॉर्म में, मोबाइल में आप देख रहे हैं कि मैसेज एक दूसरे को भेजे जाते हैं, चैटिंग हो रही है, गेम्स खेलते हैं, इसकी कल्पना एक नोबेल फिक्शन राइटर थे विलियम गिब्सन। इन्होंने इसकी कल्पना कर ली थी 1984 के आसपास। कल्पना की थी कि इस तरह की चीज़ ये आएगी और पूरा साइबर स्पेस जो वर्ल्ड जो उन्होंने दिया, ये विलियम गिब्सन ने अपनी बुक थी न्यूरोमेंसन करके उन्होंने लिखी थी, होली बुक। उनको इसके लिए प्राइज़ भी मिला। तो इसका उपयोग उन्होंने किया। तो अब साइबर क्राइम, अब साइबर स्पेस हो गया, इंटरनेट हो गया और कंप्यूटर हो गया। अब इन तीनों चीज़ों से मिल करके ये जनरेट होता है। तो जैसे कोई यूज़र है, उसने इसका यूज़ किया और किसी के पासवर्ड को, डेटा को क्लिक कर लिया, तो उसने क्या कर दिया, उस व्यक्ति के साथ ही साइबर क्राइम कर दिया। तो साइबर क्राइम वह है जो कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा साइबर स्पेस में किया जाने वाला अब एक्ट जो गलत मोटिव से, गलत इरादे से किया जाता है दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए, तो साइबर क्राइम हो गया। ओके। तो आपने ये बात सही बोली कि जैसे कंप्यूटर मिल गया, इंटरनेट मिल गया, सब आपके पास एक्सेसिबल है और आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। और सबसे जो मेजर ड्रॉबैक इस चीज़ में जो आया है वो ये है कि हम अब अपने फाइनेंसेस भी ऑनलाइन ही मैनेज कर, हर चीज़ का ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की सुविधा है अपने को, तो उसका अपने को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हर एक चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर तिवारी, आपने अपनी बुक में सम कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स के बारे में थोड़ा मेंशन किया है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कौन कौन से साइबर क्राइम्स हैं जो आज के टाइम में, जब कोई भी आपके पास डिजिटली सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, तो कौन से वो कॉमन टाइप्स के साइबर क्राइम्स हैं जो बहुत ईजिली कमिट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमिट हो रहे हैं? इसके पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि अपने यहाँ लॉ कब एप्लीकेबल हुआ। तो IT एक्ट जो है यहाँ पे आया 2000 में, 2000 में IT एक्ट आया। फिर उसके बाद जो है उसमें कुछ कमियां थी, विसंगतियां थी, तो 2008 में उसको अमेंड किया गया। अब कॉमन टाइप जैसे साइबर क्राइम की बात करी, साइबर, तो आज की डेट में तो हर व्यक्ति जो है मोटिव हो गया, सबका सपना मनी मनी मनी। बिल्कुल। कि किसी भी तरीके से किसी के अकाउंट से पैसे चुरा लिए जाएं, उसको किसी ने आपको OTP मिल जाए हमको किसी तरह से, तो उससे पैसे निकाल लें। कोई अपना आधार कार्ड किसी बैंक से फ़ोन करता है कि बोले कि आप अपना आधार कार्ड करा, KYC कराना, अपडेट कराना। अब व्यक्ति को पता ही नहीं होता, उसने अपना जानकारी दे दी, उसके अकाउंट से पैसे निकल गए। तो इस क्राइम की जो गति है बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, क्योंकि जो पढ़े लिखा वर्ग भी है, जो IT सेक्टर्स को जानता है या उसको सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना चाहता है, वो इस क्राइम में जो युवा वर्ग है जुड़ गया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का रोज़ लेन देन हो रहा है इस फ्रॉड के माध्यम से, बहुत लोग लुट रहे हैं। इसके पहले जो अगर साइबर क्राइम की हम बात करें, तो जब बैंकिंग सिस्टम उतना ज़्यादा जुड़ा नहीं था इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, उसके पहले साइबर पोर्नोग्राफी के अपराध होते थे, स्टैकिंग होती थी, तो महिलाओं के साथ जो है
उसको फॉलो करना या उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना, लगातार फेसबुक, ट्विटर और इन सब सोशल मीडियम के माध्यम से उनको फॉलो करना, ये सारे क्राइम ज़्यादा होते थे। डेटा थेफ्ट होते थे। दूसरा जैसे वॉर्म्स हो गया या ट्रोजन हॉर्स हो गए, इनको इंस्टॉल करके कंप्यूटर से ऐसा कर देना कि कंप्यूटर काम का ही ना रह जाए, कोई वायरस कर देना। तो ये 2 टाइप के क्राइम, जैसे सिविल नेचर के भी क्राइम होते थे, जैसे जिसमें वैसे मान लीजिए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, डीडोस अटैक, यस, है ना। किसी ने आपने एक मैसेज भेजा, उसे वॉर्म्स भेजे, आप कोई वायरस भेज दिया, तो आपका कंप्यूटर क्या हो गया, डिनाइल कर गया, काम ही करना बंद कर दिया, आपका जो डेटा था उससे अबॉलिश हो गया। तो इस तरह के क्राइम में सिविल लाइबिलिटीज वगैरह होती है। जैसे मान लीजिए एक अनऑथराइज एक्सेस किया किसी ने आपके कंप्यूटर के, आपके ही जानने वाले किसी व्यक्ति ने, आप अनऑथराइज एक्सेस, आपको बिना जानकारी, उसने डेटा स्टोर कर लिया आपका। तो अब उसमें रेमेडी क्या है, तो उसमें सिविल नेचर जो है एप्लीकेबल होता है, जिसमें सेक्शन 43A IT एक्ट में बताया गया। तो आप उसके माध्यम से आप जाके दावा कर सकते हैं, सिविल दावा। दूसरा नेचर है जिसमें साइबर टेररिज्म हो गया, जिसमें 66E सेक्शन लगता है। एक साइबर पोर्नोग्राफी हो गया, 66, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया। एक हो गया साइबर स्टैकिंग जो मैंने बताया, 354D, अभी IPC BNS में चेंज हो गया, तो 354D एप्लीकेबल होता है। कोई महिला, कोई अस्मिता को उसको छेड़छाड़ करना है, इस तरह से साइबर क्राइम बताएगा उसमें। साइबर स्टॉकिंग जो हो गई, साइबर स्टॉकिंग हो गया, छेड़खानी करना, ये सारे क्राइम उसमें साइबर लॉ में बताए गए हैं। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा हम ये जानेंगे कि स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे आपने क्यों लिखा। स्पेसिफिक इसी टॉपिक में इसलिए लिखा, देखिए कहीं ना कहीं आजकल मेरे क्या, अगर मैं कहूँ कि 99% पब्लिक जो है मोबाइल को कहीं ना कहीं एक्सेस कर रही है। और मैं क्या हूँ कि पढ़े लिखे हों या गैर पढ़े लिखे हों, जब ओसवाल कंपनी के मालिक से 7 करोड़ रुपए लिए जा सकते हैं, या किसी डॉक्टर से अभी हाल ही में साइबर जिसको आप अपन कहते हैं डिजिटल अरेस्ट अभी हुआ, तो एक डॉक्टर महिला से जो है लगभग 27 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिए गए। 7 करोड़ रुपए ओसवाल कंपनी के मालिक जो है उनसे हो गए। तो ऐसे कई जो है साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ में अपने की लॉ की जानकारी होना चाहिए। आप तो एक तो साइबर सिक्योरिटी भी है, साइबर सिक्योरिटी का जिम्मा होता है कि अपराध घटित ना हो, या घटित कैसे सिक्योरिटी दी जाए जनता को कि कम से कम अपराध ना हो जाए, मतलब कोई साइबर क्राइम घटित ना हो, या हो भी गया है तो कम से कम उसको पैसा उसका वापस मिल जाए, या उसको राहत मिल जाए, कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर हो गया है तो उसके रेमेडी क्या है, लॉस क्या है, तो उसकी जानकारी लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस बुक को लिखा है, और आम जनमानस में जो है ये पता चलना चाहिए कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। राइट। सो आपने अभी एक्चुअली एक बहुत रेलेवेंट पॉइंट उठाया कि जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, सो ये डॉक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, इन लोगों के साथ में हो रहा है। तो बेसिकली इनसे कोई बचा नहीं है। यहाँ पे आई थिंक एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के साथ में भी ये स्कैम्स हो जा रहे हैं। बट आई थिंक उसके पीछे भी कुछ कारण रहे होंगे कि कैसे अचानक से लोग ये हड़बड़ा के फंस जाते हैं ऐसे क्राइम्स में। एंड जैसे मेरे पास कॉल आया सपोजिटली कि भाई आपका ये फाइनेंस है, आपका नाम आ गया है कि इस फ्रॉड में आ गया। यूजुअली जो डिजिटल अरेस्ट के एक प्रॉपर तरीका जो रहा है, तो सर ये क्या होता है, मतलब व्हाट techniques do these cyber criminals use to trap people? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैं कहना चाहूँगा डेटा। अब मान लीजिए मैंने डेटा मेरा पास बैंक को दिया, मेरा डेटा आधार कार्ड पे है, या मैंने किसी कंपनी को, जैसे आजकल होता है, या किसी भी ऑनलाइन कंपनी से आपने ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा मंगाया, आपने अपने डेटा को उसमें डाल दिया। अब कोई तीसरा व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, मेरे को उसके पास डेटा कैसे गया? हाँ, राइट। सबसे पहली चीज़ ये है। तो डेटा के संबंध में कोई अभी कानून तो आया नहीं, कि DPTB एक्ट अभी 2023 में काफ़ी नया है, और अभी भी उसमें कोई ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं किए गए जिससे जनता को, अब मेरा डेटा किसी के पास कैसे चला गया, सबसे पहली चीज़ ये है। अब ठीक है गया, अब कोई व्यक्ति उसमें जो साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति हैं बहुत ही चालाक होते हैं। वो आपको इस नहीं समझिए कि ये आपको अचानक कॉल आ गया, वो कभी बहुत समय से आपको पीछा कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड देख रहे हैं, आपकी लोकेशन चेक कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ आप एक्सेस करते हैं, आप ट्विटर को एक्सेस करते हैं, व्हाट्सएप को एक्सेस करते हैं, आप फेसबुक को एक्सेस करते हैं, सो मैनी मल्टी
मीडिया यू एक्सेस एवरी डे, राइट। तो आप जब एक्सेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको उस माध्यम से फॉलो करते हैं कि आपकी स्टेटस क्या है, आपके पास बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप अकेले हैं। सबसे पहले वो चीज़ ये देखते कि ये बंदा अकेला है या, और डिजिटल अरेस्ट इसी तरह की, आप किसी से बात नहीं कर पाते, बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई मैसेज नहीं कर पाते, आप नहीं, तो उन्होंने क्या किया, आपको कॉल किया। अब एक लखनऊ का मैं मामला बताऊंगा, सॉरी यूपी का, शायद उन्नाव या कहाँ का था। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी उनको कोट किया था कि इस क्राइम को, डिजिटल अरेस्ट को। तो उसमें एक पाकिस्तान 9 कोर्ट से फ़ोन आया उसको, और उसको बोला कि आपकी लड़की जो है वो वुमेन ट्रैफिकिंग इसमें किसी हॉस्टल में फंस गई थी, उसको हम लोग रेस्क्यू करके लेके आए, और पूरा उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया, उसकी वॉइस वगैरह सब। अब वो उनको फ़ोन कराया उसकी लड़की की आवाज़ से, तो महिला डर गई कि मेरी लड़की के साथ ऐसा हो गया, और उसके देख करके उसको हार्ट अटैक हो गया। और उनके अपने बेटे को भी उन्होंने फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब उससे उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे, उन्होंने पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया, उनकी डेथ हो गई। इसी तरह से एक डॉक्टर महिला के साथ भी हुआ कि उन्होंने एक मैसेज आया, उनको फ़ोन आया कि आपका जो ट्राई टेलीफोन रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वहाँ से बोल रहे हैं, और आपका जो आधार कार्ड है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। कुछ फ़ोन आया और बोले आप 9 नंबर दबाइए, तो उन्होंने उसको दबाया। फिर उन्होंने कहा कि आपका जो ये अकाउंट है वो अनाधिकृत गतिविधियों में पाया गया है, और आप ये आपके इस अकाउंट से अवैध लेन देन हुआ है, हम ईडी से बोल रहे हैं। अब पूरा उन्होंने सब सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए। अब वो डर गई और उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो मैं यहाँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, जो आपका पॉडकास्ट, आम जनता को भी, कि एजेंसीज जो होती हैं वो कभी किसी को डायरेक्ट फ़ोन नहीं करती। बिल्कुल कोई भी नहीं करता। अगर ऐसा हुआ बोल दीजिए कि उनको फ़ोन करके कि भाई हम खुद संपर्क कर लेंगे, आप परेशान ना हो, और फ़ोन काट देते हैं। उनको इंटरटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजेंसी जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, उसके पास FIR दर्ज होती है, लिखित में सूचना भेजती हैं, और उसका एक प्रोसीजर होता है बाकायदे, जो CRPC BNS अभी जो आ गई भारतीय न्याय संहिता में, भारतीय दंड संहिता में दिया हुआ। इसलिए लॉ का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर आम नागरिक को कम से कम ये 3 लॉज के तो नॉलेज होने चाहिए। एक आपका IPC, एक आपका IPC मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS, और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि हर व्यक्ति आजकल, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो या यंग एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी हो, वो मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट यंग एंटरप्रेन्योर के साथ में एक प्रॉब्लम ये होती है, बिकॉज उन्होंने अभी नया बिजनेस शुरू किया हुआ है। अब वो अपने जो क्लाइंट्स का जो डेटा है वो भी ले रहे हैं, बिकॉज अप्रोच कर रहे हैं वो क्लाइंट को, तो वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। बट कई एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेसी पे इतना फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज और भी तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। ऐसे में आई थिंक उनका तो नुकसान होता ही है, साथ में उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनका भी काफ़ी भारी नुकसान हो जाता होगा। हाँ, ये जो डेटा के संबंध में जो है, इसमें आप अगर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, निजता का अधिकार, आपका डेटा निजता की संपत्ति है। अब डेटा में क्या क्या चीज़ आती है, आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी इवन दो फिंगरप्रिंट, आपकी फ़ोटो, ये सारी चीज़ क्या है, आपका डेटा है। राइट। अब ये डेटा जो है आज की डेट में, आप जैसे आप सोच रहे हैं कि आपने एक साइट खोली और आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो क्या हुआ, आपने उसको अपना डेटा दे दिया। मान लीजिए आपने साइबर फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन आपने एक डेटा दे दिया, उसके लिए आज तो डेटा की लड़ाई ना। हाँ, बिल्कुल। हर चीज़ डेटा से जा रही है, आपका डेटा सार्वजनिक हो गया, चला गया। तो इसका प्रोटेक्शन जो अभी आपने कहा कि एक एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर भी जैसे ई-कॉमर्स कर रहे हैं आजकल, मैक्सिमम जो है स्टार्टअप्स का बिजनेस जो है ई-कॉमर्स का चल रहा है कि आप ऑनलाइन माध्यम से, मीडियम से अपने आर्टिकल को, अपने सामान को बेच दीजिए। तो उस समय में क्या किया, आपने डेटा को डाला, चाहे कोई कस्टमर ने आपका सामान खरीदा या आपने बिजनेस के लिए अपना सामान ऑनलाइन खरीदा, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से डेटा जा रहा है। अब वो डेटा जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है कहीं भी, तो इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है पब्लिक को।
और मेन जो साइबर फ्रॉड होने का कारण है कि डेटा की सुरक्षा नहीं है। अब अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने बैंक से फ़ोन आया, एक व्यक्ति ने किया कि मैं फलां बैंक से बोल रहा हूँ और आपको OTP जैसे पूछ लिया आपसे, आपने OTP बता दिया किसी व्यक्ति ने। अब मैं ये पूछता हूँ कि उस व्यक्ति के पास मेरा फ़ोन नंबर कैसे गया? हाँ, सही बात। कैसे गया? अब दूसरी चीज़ ये है कि आपका ऐप जो है या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, मैं तो जानता नहीं, मेरे को तो मैं एक मीडियम बना। आप सर्विस प्रोवाइडर कौन है? बैंक है भाई। एक मोबाइल में मेरा आपने ऐप दिया है, बैंक ने एक ऐप बना दिया। एक अभी रियल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एक महिला का, मेरे जहाँ रहता हूँ वहाँ पे उसकी ऐप जो है, ऐप से किसी ने फ़ोन किया और उसने लगातार 3-4 बार OTP बताती गई और 4.5 लाख रुपए उसके FD के चले गए। अब यहाँ पे बात आएगी कि बैंक में जाएगी, अगर बैंक में अगर आपने कंप्लेंट किया तो अगर आपने OTP नहीं बताया तो आपने अगर विदिन 7 डेज जो है कंप्लेंट कर दी बैंक को तो पैसा आपको रिफर कर देंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि यहाँ पे तो OTP बता दिया गया। अब बैंक अपना पल्ला झाड़ लेगी। हाँ, क्या कहेगी कि हम पैसा नहीं देंगे, आपने OTP बताया। इनफैक्ट RBI के गाइडलाइंस भी है कि किसी को अपना OTP ना शेयर करें। अब लेकिन यहाँ एक बात है, आप कोई ध्यान नहीं दे रहे, मेरा बैंक नंबर कैसे गया उस व्यक्ति के पास में? हमने तो आपको दी ना, राइट ऑफ प्राइवेसी आर्टिकल 21 कहता मेरी निजी संपत्ति। बिल्कुल। फिर वो व्यक्ति के पास मेरा डेटा कैसे चला गया? कैसे वो फ़ोन नंबर उसके पास पहुंच गया? अभी ब्रिटेन में ही इसका कानून बन गया है कि अगर बैंक किसी भी व्यक्ति का पैसा बैंक से गया तो 100% लायबिलिटी बैंक की है। बिल्कुल। वो चाहे 50 लाख जा रहा हो या 2 लाख जा रहा है या 2 रुपए जा रहा हो, मेरा पैसा गया कैसे? तो इस पे लायबिलिटी बैंक की क्रिएट होना चाहिए इंडिया में भाई। हम ना, दूसरी चीज़ एक और बताऊंगा, बहुत शौक से लोग आजकल डाउनलोड कर लेते कॉलर। हाँ, बहुत फ्री का है, डाउनलोड कर लिया, नंबर पता चल जाएगा कि सामने वाले से फ़ोन आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि इसका फ़ोन उठाना है कि नहीं या काट देना है। लेकिन आपका डेटा जो है वो उधर भी गया। अब वो डेटा कितने जगह बेचेगा? हाँ, जो आपने बोला कि आज डेटा की ही लड़ाई है। डेटा की लड़ाई है। अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सतना में अभी 12 लोगों की गैंग गिरफ्तार हुई, सुना होगा आपने। 12-15 लोग पकड़े गए। वो क्या करते थे? एक लड़का था, उसको नौकरी वोकरी कहीं लगा, आजकल युवा बेरोजगार है, तो उसने 5-10 लोगों की टीम बनाई, उसने सबके खाते खोलने शुरू किए और उसने कम से कम 1,500-2,000 लोगों के खाते खोले और खाते खोले दुबई तक गया वो। और वो क्या किया, उन लोगों ने सबने खाते को अब दूसरे को बेच दिया। अब जितने साइबर फ्रॉड होते हैं, आज पहले धनबाद से शुरू हुआ था, आज कम से कम 10 अड्डे बने हुए हैं साइबर, 10 पुणे, जामनगर, धनबाद, ये अपना गुजरात का जितने भी बॉर्डर एरिया वगैरह हो गए, बॉर्डर एरिया, वहाँ पे सब जगह जो है साइबर फ्रॉड के अड्डे बन चुके हैं। अब वो उन लोग अपने अकाउंट का यूज़ नहीं करते। वो गरीब, जैसे मान लीजिए सब्सिडी निकली, अब क्या किया, लोग गए, अब गरीब जनता उनको क्या, चलो सब्सिडी मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा अपना आधार कार्ड दे दिया, अपना सब डिटेल दे दिया उनके नाम से। उनको पता ही नहीं कि उनके नाम से अकाउंट खुल चुका है। अब अकाउंट खुल गया उनके नाम से, अब को यूज़ कौन कर रहा है? इस टाइप के लोग, उनका लेके, और फिर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये में अकाउंट पिक गए। अब वो जो साइबर फ्रॉड करने वाला होता है वो अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेता, वो इन्हीं सब अकाउंट में पैसे लेता है। अच्छा, इतनी जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे अभी एक पैसा मान लीजिए दिल्ली लोकेशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र, जल्दी से जल्दी जो है कहीं पता चला कि कलकत्ता में पहुंच गया पैसा, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन का इशू फिर आ जाता है, तो जल्दी से जल्दी वो यहाँ वहाँ जो है चीज़ों को भेजते रहते हैं, तो ये पकड़ भी नहीं पाते। लोग लूट रही है जनता, 50-50 लोगों को तो सब कुछ जा रहे हैं। तो इसमें कम से कम सिक्योरिटी डेटा की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर ये गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी, अब कब से चल रहा साइबर फ्रॉड, अभी 2023 में कानून आया, वो भी अभी उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब बोर्ड बना है, डेटा को कैसे अब करने जा रही है गवर्नमेंट 2025 में। अगर 250 करोड़ रुपए, लगभग 150 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है कंपनी के ऊपर, अगर वो डेटा को किसी को सेल करते हैं या देते हैं किसी जनता का डेटा।
ओके। तो आपने अभी कई बार आधार कार्ड का नाम लिया, तो आपकी किताब में भी आपने मेंशन किया है कि आधार कार्ड के थ्रू भी काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं, काफ़ी स्कैम्स हो रहे हैं, और आधार कार्ड एक ऐसा नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो गया है जो आपको हर जगह देना ही देना है, वही आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। ऐसे में कैसे बच सकते हैं? देखिए, अब इसमें भी एक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेक्शन 21 निजता का अधिकार मामले में कि जो आधार और 10 डॉक्यूमेंट माने गए हैं। 10, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट है। अब जैसे एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय आपने आधार कार्ड दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बिल्कुल लिंक्ड है। अब वही ड्राइविंग लाइसेंस से जब आप सिम इशू कराने जाते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर जो सिम इशू कर रहा है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को वैल्यू क्यों नहीं कर रहा? आपने जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाया तो आपने क्या दिया? आधार। जब मैं आधार देके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा हूँ तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस को सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जहाँ से मैं सिम इशू कराता हूँ यहाँ तो आधार कार्ड क्यों मांग रही है? जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी से 10 डॉक्यूमेंट, आप आधार कार्ड के लिए प्रेशर नहीं कर सकते, लेकिन सिम प्रोवाइडर कंपनी बिना आधार कार्ड के सिम नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही भाई? अब इसमें गवर्नमेंट ही, भाई ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने की जवाबदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करा रही, तो कहीं ना कहीं जनता को बहुत बरगलाया, वो चीज़ों को सिक्योर नहीं किया जा रहा जो जरूरी है। जनता का बहुत धन व्यय हो रहा है, 1000 करोड़ रुपए का स्कैम है। तो ये बहुत सीरियस इशू है, इसमें गवर्नमेंट को बहुत सीरियस से इसको सोचना पड़ेगा सीरियस तरीके से। इवन दो लायबिलिटी गवर्नमेंट की ज़्यादा है, बट वी एज पर्सनल इंडिविजुअल्स हमें भी एक तरह से खुद को अवेयर करना चाहिए। बट वो आई थिंक अवेयरनेस कौन क्रिएट करेगा? फिर वो गवर्नमेंट है, स्कूल्स होंगे। अब देखिए, अवेयरनेस तो देखिए गवर्नमेंट की अवेयरनेस बाय द वे जारी होती रहती है हर रोज। अब जैसे डिजिटल अरेस्ट शुरू होगा जब से, अब देखिए रोज आप जब कॉल करते हैं तो एडवाइजरी आती रहती है। बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है कि कभी ना कभी आदमी एक हिप्नोसिस सिस्टम में या कोई साइकोलॉजिकल उसमें कहीं और रहा, वो ध्यान नहीं दे पाया, कहीं ना कहीं तो चला गया। अब ठीक है, मेरे साथ हो गया, मेरी लाइबिलिटी थी उसमें, तो कहीं ना कहीं सिस्टम कौन दे रहा है सब? भाई में आधार कार्ड का सिस्टम किसने बनाया? सरकार ने है। तो OTP का सिस्टम किसने बनाया? मैं तो सेवाएं ले रहा हूं भाई, आपने सर्विस दी, मैंने उसको ली, तो सर्विस लेने वाला 100% जिम्मेदार हो, जो दे रहा है उसकी कोई जवाबदारी नहीं। बिल्कुल सही बात। उसकी भी तो जवाबदारी होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, आपने सर्विस दी, मैंने उसको लिया, अब सर्विस लेने वाला सब आप पूरा जवाबदार हो जाएगा, जनता पूरी जवाबदार हो जाएगी, लेकिन सर्विस जिसने दी उसका क्या? उसकी कोई जवाबदारी नहीं। आपने बैंक ने अकाउंट खोला, बैंक ऐप दिया, बैंक ने मुझे सारी सिस्टम दिए, मैं तो नहीं जानता था, मैंने उस सर्विस को लिया और उस सर्विस को लेके मैंने यूज़ किया। अब आपने कहा कि भाई आपने OTP का था, अरे OTP सिस्टम तो तुम लाए ना, हम तो नहीं लाए। और दूसरी चीज़, मेरा डेटा धनबाद कैसे पहुंच गया? मैंने तो आपको दिया। और आर्टिकल 21 निजता की अधिकार की बात करता, तो कहाँ गया निजता का? फंडामेंटल राइट का टोटली वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल। मेरा पैसा भी चला गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो इस सरकार को इस संबंध में ऐसे गाइडलाइन बनाना चाहिए कि जनता का पैसा जो भी साइबर फ्रॉड से जा रहा है उसको वापस मिले। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। ये ब्रिटेन में कानून पास हो गया। तो डॉक्टर तिवारी, हम थोड़ा अभी जैसे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और सर्वेलेंस की बात कर रहे थे, प्रोटेक्शन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, तो एक सेक्शन है जो आपने अपने बुक में मेंशन किया है, विच इज़ IT एक्ट का सेक्शन 69। तो इसके तहत जो हमारी सरकार है उसको हमारा डेटा का सर्वेलेंस राइट्स मिल जाते हैं। ऐसे में पर्सनल प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है, बट देन आपका डेटा भी यहाँ पे ब्रीच हो रहा है। ऐसे में क्या कर सकते हैं? इसमें मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 69A, सेक्शन 69 और सेक्शन 66A। ओके। तो ये दोनों सेक्शन जो है, जब IT एक्ट 2000 पास हुआ तो इसमें सेक्शन 69A और सेक्शन 66A। 69A का जो दायरा है थोड़ा सीमित है। सीमित ऐसे जैसे मान लीजिए इसमें सरकार, हर चीज़ क्या है गवर्नमेंट से संबंधित है। अब ये 3 चीज़ पे निर्भर करता है। एक मान लीजिए कोई ऐसा वीडियो है या कोई ऐसा मैप है
या कोई ऐसा चित्र है, पिक्चर है जो सरकार देश की संप्रभुता अखंडता को नुकसान पहुंचाता है या वायलेट करता है, अगर ऐसी सामग्री, आपत्तिजनक सामग्री ट्विटर, सोशल मीडिया या किसी में पड़ी है तो गवर्नमेंट उसको रोक सकती है, हटा सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़, कैसे कोई मित्र राष्ट्र है आपका, रशिया है या कोई और मित्र राष्ट्र है अपने, उसके संबंध में कोई बात या कोई छेड़खानी करके डाल दी गई। अब कोई बात स्वाभाविक है, अगर रशिया अपना मित्र राष्ट्र है और उसके संबंध में कोई ऐसी बात जो उसको बुरी लगे डाल दी गई, तो क्या होगा, इससे सरकार के आपस में बायलैटरल जो रिलेशन से इशू है उस पर आएगा। तीसरी चीज़, अगर कोई ऐसी सामग्री है जो इंटरनेट में पड़ी है जिससे कोई कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध घटित होने की घटना हो, जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसी धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला चित्र या ऐसा कोई चीज़ सोशल मीडिया में डाल दी जिससे ऐसा हो कि कोई घटना घटित हो सकती है या कोई अपराध कारित हो सकता, तो गवर्नमेंट को पावर है कि उस चीज़ को तत्काल जो है अलग कर सके। अब इस चीज़ के लिए ऐसे नहीं कर सकती गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ डली हुई तो उसको हटा देगी। इसको चीज़ ये है 69A में कि गवर्नमेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जैसे ब्राउज़र्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसको लेटर लिखेगी। बड़े गोपनीय होते हैं, इसको जानकारी जनता को नहीं दी जा सकती। दूसरी चीज़ ये होती है कि गवर्नमेंट एक बोर्ड गठित करती है, सरकार, उस बोर्ड के माध्यम से पूरी चीज़ों की जांच होती, तहकीकात होती है कि हाँ ये चीज़ जो कंटेंट डला हुआ है वाकई में इस अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा था, ऐसी चीज़ रखी हुई थी, इसमें जानकारी ऐसी थी इसमें कि कहीं वायलेशन हो सकता था या मित्र राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता था। जब इस चीज़ से अगर बिल्कुल फिट हो जाएगा जानकारी में कि हाँ ऐसी चीज़ हो सकती थी, तो इस कंटेंट को वहाँ से हटा दिया जाएगा। और अगर मान लो अगर ऐसा कारित होने वाला है तो 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान। तो इस चीज़ को लेके, और एक 66A जिसको 2015 ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ख़त्म कर दिया। अब ये जो सेक्शन था 69A का दायरा सीमित है, जो मैंने अभी बताया कि वो गवर्नमेंट से, लेकिन एक 66 आम जनता के लिए। जैसे मान लीजिए आपने ट्विटर में या किसी फेसबुक में या सोशल मीडिया में ऐसी बात लिख दी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 हमको राइट देता है कि हम अपनी बात को, सरकार को, कि लोकतंत्र है तो हम अपनी बात को प्रखर रूप से मीडिया में रख सकते हैं। तो इसमें एक केस लॉ था, सेहरा सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 में महाराष्ट्र का केस थे। तो उस केस के चलते जो है 66A को ख़त्म किया गया और इसमें पुलिस को अधिकार दिए गए। अब इसकी उसका नुकसान कितना होगा, कही गई बात का कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसा मतलब ये शब्द लिखे गए, क्या जो कंटेंट लिखा गया है उसका दायरा, इस सारी चीज़ किसके ऊपर थी, पुलिस के ऊपर निर्भर थी। और 3 साल का सज़ा का प्रावधान था है इसमें। तो इसको फिर जो है इसका वायलेशन, दुरुपयोग होने लगा पुलिस के द्वारा जनता को पकड़ने, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको 66A को ख़त्म कर दिया और 69A अभी भी लागू है। अभी एक घटना बताऊंगा, कई ऐसे वीडियोस पढ़ी हूँ जिसको तत्काल हटाना चाहिए सरकार के। जैसे मणिपुर से संबंध में ऐसे महिलाओं के आपत्तिजनक जो, ठीक है घटनाएं घटित हुई, लेकिन वो अभी भी ट्विटर पे पड़े हुए हैं। उनकी महिलाओं के जो उनको घुमाया गया निवस्त करके मणिपुर में दंगे के, तो ये मैं सरकार से इसको हटाना चाहिए। ऐसी चीज़ों को लोड भी नहीं करना चाहिए आम जनता को। ठीक है कोई घटना घटित हुई है, अगर वो सारी जगह जाएगी तो कहीं ना कहीं भावना यहाँ होती है, लोग उसको गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो 69A सेक्शन का वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने अभी जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की थी कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कई बार वहाँ पे भी सोचना पड़ता है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस ना ख़राब हों। ऐसा ही कुछ केसेस ऐसे होते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू ये क्वेश्चन पुट अप करूँगी कि सपोजिटली मुझे एक कॉल आई कि भाई आपके एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की गई कि आपके ये जानने वाले हैं, ये यहाँ परेशान, मतलब इस चीज़ में फंस गए हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया है एंड अर्जेंटली पैसे चाहिए। अब आप नंबर देख रहे हैं, कई बार ये नंबर्स इंटरनेशनल होते हैं, इंडिया के होते ही नहीं हैं, बाहर के देशों से होते हैं। अब ऐसे में अगर आप डर गए, आपने वो ट्रांजैक्शन कर दिया, आपके पैसे चले गए, आपके साथ स्कैम हो गया। अब यहाँ पे सिंस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान इंडिया में है ही नहीं, ये देश के बाहर कहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो ऐसे में जो क्रॉस बॉर्डर ज्यूरिसडिक्शन है, क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन है, इसके बारे में आप अगर हमें कुछ बता सके तो। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके लिए हम 3 चीज़ें देखेंगे। शुरुआत इसकी होती आईपीसी से। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता। अब हम लोग पुराने हैं, अभी भारतीय न्याय संहिता जो है हमारे मन मानस पटल पे उतनी ज़्यादा चढ़ी नहीं है। अभी आईपीसी भी जब भी बात आती है बीएनएस की तो अभी दिमाग में आईपीसी आता है। हाँ। तो सेक्शन 4 अब वो सेक्शन 1 कर दिया गया है शायद बीएनएस में। हाँ, कुछ चेंजेस हुए हैं, लॉज आगे पीछे किए गए। लॉ की बात करें सेक्शन तो होता है सेक्शन 4 बीएनएस में। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है, इंडिया का रहने वाला, विदेश में जाके अपराध करता है तो उसके क्या लागू होगा? भारतीय कानून ही लागू होगा। ठीक है। अगर कोई युद्धपोत या कोई जहाज या कोई मैरिन ड्राइव वगैरह भारत में रजिस्टर है और विदेश में जो अगर कोई अपराध घटित करता है तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी लागू होगा। ओके। इसी तरह से जो है कंप्यूटर के संबंध में सेक्शन 75 आईटी एक्ट जो है धारा 75 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा, अगर मान लीजिए कोई विदेश से मोबाइल, अब इसमें कंप्यूटर की जो परिभाषा है उसमें मोबाइल भी आ जाता है, एनी गैजेट्स, कम्युनिकेशन गैजेट जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है और जो अपराध कारित करता है। तो विदेश में बैठा व्यक्ति अगर भारत के किसी व्यक्ति को, नागरिक को नुकसान पहुंचाता, हार्म पहुंचाता है, कंप्यूटर सोर्स कोड को वायरस के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, या उसके पैसे जो ऐसे आपने अभी एग्जाम्पल बताया कि विदेश से कोई व्यक्ति ने कॉल किया, अब बोले इतने पैसे हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, और उसने सब कुछ कॉल पैसा चला गया, तो वो विदेश में वैसा व्यक्ति क्या किया, उसने भारत में बैठे व्यक्ति के साथ में क्या किया? अपराध कर दिया। तो निश्चित रूप से यहाँ से आईटी एक्ट लगेगा और साथ में आईपीसी जो बीएनएस कही तो उसको लगाया जाएगा, एप्लीकेबल होगा। अब लेकिन दिक्कत ये होती है, इंटरपोल से संधि ये चीज़ें होती हैं तो कभी कभी अपराधी पकड़ नहीं पाते, ज्यूरिडिक्शन का बहुत मसला आता है। अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा रियल लाइफ केस लॉ के आधार पे। एक अजय अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें क्या हुआ कि दुबई में बैठे हुए व्यक्ति ने चंडीगढ़ बैंक को एक लेटर लिखा। ओके। अब इसमें हम बात करेंगे 179 सीआरपीसी सेक्शन की और 188 रिगार्डिंग ज्यूरिडिक्शन, जो मेरी बात हो रही है आपकी। बिल्कुल। तो एक लेटर भेजा उसको, और उसमें जो बैंक के पैसे उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र, कुछ फ्रॉड हुआ। तो वही ज्यूरिडिक्शन की बात आई कि ये जो व्यक्ति है विदेश से बैठ के अपराध किया है तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी उसको गिरफ्तार करने इंटरपोल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो भारत के जो कुछ जगहों का यूज़, कई लोगों का ग्रुप था उस फ्रॉड करने के लिए। तो माननीय न्यायालय ने किया कि अगर विदेश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर भारत के किसी भी एरिया का उसका सहयोग लेता है उसके लोगों से, तो उसके लिए परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो सेक्शन 179 और 188 सीआरपीसी। तो अजय अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस 2000 ये लगभग सन, मुझे थोड़ा सा भूल रहा, ये केस है, उसमें ये डिसाइड किया था। तो अब हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लॉ अपने को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो ये कि साइबर क्राइम जो है बहुत डिफरेंट है। मतलब अब जैसे क्रॉस बॉर्डर में बैठ के कहीं यहाँ से गया, लोकेशन दिन रात चेंज करते रहते। एक पैसा आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अभी फ़ोन क्या बोले धनबाद से कर रहा है, अब पता चला वो अकाउंट दूसरे का कलकत्ता फंड ट्रांसफ़र हो गया, अब कहाँ से ज्यूरिडिक्शन बनेगा? तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक हैं। लॉ तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन ये साइबर जो क्राइम है रोज़ चेंज होता है। अब ये डिजिटल अरेस्ट का नाम अभी आपने नाम सुना, अपन हम सुन रहे हैं, ये कब आया? अभी मेरे ख्याल से रिसेंट है, शायद पिछले साल आया। इनफैक्ट इतने अवेयरनेस के बाद में भी कई बड़े बड़े लोग फिर से फंस जा रहे हैं। तो अब कल क्या आ जाएगा कुछ पता नहीं। अब आजकल एक और अपराध है जो युवाओं से किया जा रहा है। आप ऑनलाइन जॉब चाहते हैं, हाँ, आ रहे हैं, बिल्कुल। आपको मेरे मोबाइल में भी रोज मैसेज आते हैं ऑनलाइन। अब क्या करेंगे वो आपसे ऑनलाइन जॉब के बहाने आपसे पूरे खाते की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, बोले आप ये काम करिए, आपने भर दिया
और इन्फॉर्मेशन चलेगी, 2-4 महीने आपको पैसा आएगा, पता चला विश्वास बन गया, आपका पूरा खाता साफ। तो यहाँ भी आपसे दर्शकों को अपने जो है कि किसी भी ऑनलाइन जो है विश्वास ना करें, उस पर किसी प्रकार का भरोसा ना करें कि वो जॉब दे रहा। अब बिटकॉइन आया है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब उसने सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले ली, बिटकॉइन पे पैसा लगाइए, आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र किया, फिर वही आपका इन्फॉर्मेशन फिर मिसयूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो गया, आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो ये रोज़ बदल रहा है, चेंज एवरीडे के जूरिस्ट से अमेरिका के, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेशन क्या दें साइबर क्राइम की, वैसे है तो बोले वी कैन व्हाट वी कैन डिफाइन अबाउट साइबर, लाइक चेंज एवरीडे, रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब कल अभी डिजिटल अरेस्ट आया, कल कुछ और आ जाएगा। अब तो AI भी आ चुका है, डीपफेक आ चुका है, तो ये बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से गवर्नमेंट जो है डेटा के संबंध में बहुत कुछ कर सकती है, उससे काफ़ी राहत जनता को मिल जाएगी। लेकिन अपने देश में वही चूहे की चाल चल रही है। एक शुरुआत आई थिंक वही DPDP एक्ट जो 2023 में भी आया उससे हुई है। 23 है, लेकिन अभी वो चल रहा है। अमेरिका में बहुत सख्त कानून, एजेंसी बनी हुई है, किसी का डेटा ऐसे कोई नहीं ले सकता है। अगर लिया है तो उसको करोड़ों का जुर्माना हो सकता है, लेकिन हमारे देश में कुछ नहीं। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपने ऑर्डर किया, आप अगर मान लीजिए कंपनियां अपने पे आ जाएं तो जनता का क्या हाल करेंगी, कोई कैसे? अब आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, अपना डेटा डाला, लोकेशन सेंड की, कहाँ चली गई, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ किसके पास जा रही है? उन ऐप्स के पास जा रही है। अब आपने देखा कि पिछले बार जो है इनका घाटा चल रहा है, ये घाटे में जा रही हैं कंपनियां, लेकिन धड़ल्ले से बिजनेस कर रही हैं। और ये डेटा लेके हमारा जा रही हैं और कोई कहीं किसी थर्ड पार्टी को शायद बेच रही हूँ। अब मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी इस डेटा का पूरी तरीके से यूज कर ले, या क्योंकि निजी आप तो ट्रैप, हर आदमी हैक हो चुका है आज की डेट में। आप सोच रहे हैं, आपसे नहीं, आप भी हैक हो चुके, मैं भी हैक, सब हैक हो चुके। बिल्कुल, प्राइवेसी इज अ मिथ। तो कुछ रह ही नहीं हमारे पास, हमारा सब कुछ दूसरों के पास है। अब वो मान लीजिए कोई एक खुराफाती आदमी आपकी सारी चीज़ें लेकर के और आपको किसी भी तरीके से ब्लैक कर सकता है या थ्रेटन कर सकता है, इसकी कोई सुरक्षा नहीं। 2023 में एक अभी चीज़ हुई है कि डेटा जो हमारा है केवल इंडिया में ही रहा। जैसे मान लीजिए विदेशी कंपनी है, उसको आपने डेटा दिया, तो उसमें इतनी सिक्योरिटी करने की कोशिश की गई है कि वो डेटा जो है वो इंडिया में रहे, इंडिया से बाहर ना ले जाए। 2023 में जो कानून आया उसमें किया है सरकार ने। बट जैसे अगर इस पे आगे कुछ एक चीज़ पूछें कि विदेशी कंपनियों की बात करें, जैसे ट्विटर, फेसबुक, मेटा वगैरह सब विदेशी कंपनियां ही हैं और सालों से यूज़ होते आ रहे हैं, डेटा ऑलरेडी हमारा स्टोर हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, गया। ओके। बैंक खुद ही डेटा बेचने में लगी हुई है, बैंक से डेटा जा रहे हैं। भाई बैंक बताने को तैयार नहीं, हम नहीं जानते कुछ। क्यों नहीं जानते भाई? हमारा खाता आपके पास है, हमारा सब कुछ आपके पास है, आप कैसे कह सकते कि हम नहीं जानते? एक बार अगर हम थोड़ा एक डाइवर्जन लें कि एक बार जो साइकोलॉजी पे अगर बात करें, जैसे फियर मॉन्गरिंग हो गया, सेंस ऑफ अर्जेंसी हो गई, ये सारे जो टेक्निक्स हैं, ये जो स्कैमर्स हैं वो यूजुअली यूज़ करते हैं। तो कैसे बचा जा सकता है इनसे? मतलब अगर आपको एक वर्ड ऑफ एडवाइस देना हो कि इन सारी प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं? अब होश, अब इसका आध्यात्मिक रीजन में क्या कहूँ, एक जो दार्शनिक होते हैं वो क्या करते हैं, होश की बात करते हैं। होश, अब आप होश में हैं तो कभी, लेकिन मोबाइल यूज़ ऐसा होता है कभी आदमी अब ये बेहोशी ही नहीं है, सबको मालूम है कि साइबर क्राइम, अब लेकिन बेहोशी हो जाता है, एक इंस्टेंट ऑफ माइंड आदमी चला जाता तो उसमें क्राइम हो जाता है उसके साथ में। क्या कह सकता है इसके लिए? आजकल तो वैसे भी बहुत सारे क्राइम्स हैं जो पहले जैसे स्टॉकिंग ऐसे इन पर्सन लोग करते थे, अब साइबर स्टॉकिंग भी आ गई है। साइबर स्टॉकिंग आ गया। अब इससे, अब आपको मैं बताऊं एक रियल लाइफ एग्जांपल कि एक लड़का जो था एक लड़की से 8 साल तक लगातार बन के चैटिंग करता था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जानता था, सारी इन्फॉर्मेशन उसको मालूम थी और उससे लगातार 8 साल तक चैटिंग कर रहा था। उसके कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसको, और लड़की जो है उससे इन्फ्लुएंस हो गई। और 8 साल बाद जाके देखी कि वो लड़का वो है ही नहीं, कोई दूसरा लड़का है। तो इस तरह से जो है क्राइम हो रहा है। तो आपकी हर चीज़ लोगों को पता है। प्राइवेसी के साथ में ट्रस्ट का भी ब्रीच पूरा हो रहा है।
ओके, तो टू सम इट ऑल अप, डॉक्टर तिवारी, आप अपने व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को कुछ एक वर्ड ऑफ एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहेंगे कि कैसे खुद को एजुकेट करें, कैसे अवेयरनेस बढ़ाएं खुद के अंदर एंड अपने आसपास वालों में भी, और इनसे बच सके? साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि 2 चीज़ होती हैं पहले। जैसे अपने जो CRPC जो भारतीय न्याय संहिता है, वो मैं कहूँ तो 2 भागों में। पहला भाग होता है कि जब अपराध घटित हुआ तो कहाँ करेंगे रिपोर्ट? पुलिस में। पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस उसको कार्रवाई करेगी, उसको पकड़ेगी, उसको गिरफ्तार करेगी। पहले पुलिस देखेगी कि ये संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेगी। तो यहाँ तक की प्रक्रिया होती है पुलिस की। दूसरी प्रक्रिया होती है न्यायालय की, कि सबूत देखेगी, ट्रायल होगी उसकी, कि ये अपराध सबूत पेश किए जाएंगे। तो ये सारी 2 भाग चैप्टर। इसी तरह ही क्राइम घटित होने के 2 भाग हैं। साइबर क्राइम के, जीवन के भी 2 ही भाग हैं कि पहले तो आपके साथ घटना घटित होनी नहीं चाहिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। तो आपके साथ घटना घटित ना हो, तो उसके लिए पहली चीज़ होशपूर्ण रहना जरूरी है। किसी का भी फोन आ गया, अब लोग ऐसा कर देते हैं कि लोग कह रहे हैं कि KYC के लिए फ़ोन कर देता है कोई कि हम आपका KYC कराना, आप आधार कार्ड OTP बताओ। अरे भैया, बैंक कभी फ़ोन नहीं करती। आप जाइए बैंक या वो होगा तो उस पर कॉल आते ही नहीं। तो पहली चीज़ है आप थोड़ा सा जागरूक रहना कि क्या इस प्रकार के कॉल आ सकते हैं। तो जागरूकता ही उपाय है। डिजिटल अरेस्ट की जो अभी बात हो रही है, अब इसमें भी यही हो रहा है कि आप को एजेंसी से बन के कॉल कर रहे हैं। थोड़ा डर, समाज में बदनामी है। अब जैसे एक अभी पहले राजस्थान में एक रैकेट शुरू हुआ था इंटीमेसी का, कि कोई महिला फ़ोन करती थी और इंटीमेट होने की कोशिश किया। इंटीमेट हो वीडियो से आपने कॉल किया, आपने भी अपने निवृत्त और वो उनके जो है उन्होंने भी कॉल किया और इंटीमेट करके एक वीडियो बना के सोशल मीडिया की, आप पैसे दो नहीं तो आपके वीडियो वायरल कर देंगे। अब इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए, काफ़ी पैसे लोगों को चले गए। ब्लैकमेलिंग तो ये भी साइबर फ्रॉड से शुरू हुआ। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पहली चीज़ ये है डर आदमी का। हो जाएगी बदनामी, हो जाएगी, क्या होगा, आपने किया क्या नहीं किया, लेकिन अब मेरी बदनामी हो जाएगी। अब हो गया होगा तो कम से कम। अब दूसरा, समाज में भी ऐसी चीज़ें, भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि अगर इस चीज़ से अगर हो गया, किसी चीज़ से अगर आदमी जुड़ गया है तो समाज में उसको बदनाम कर दिया जाएगा या वो कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हिपोक्रेसी है, एक सामाजिक हिपोक्रेसी जिसको मैं कहूँगा, उससे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। अब हो गया ठीक है, वो विक्टिम बन गया किसी सोर्स का या किसी सिस्टम का, तब उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो जनता भी जो विक्टिम है वो बेचारा क्या करे, फिर उसको पैसे देने लगता है, क्योंकि वास्तव में अगर वीडियो जारी हो गया तो उसकी पत्नी है, बच्चा है, ये है, सब है। तो सारी चीज़ें देख के क्या होता है, वो डर जाते हैं बिल्कुल, और सामने वाले को उसको शिकार कर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि किसी के साथ भी ऐसी घटना हो तो आप किसी से न डरें। जाएगी पत्नी छोड़ के या वो होगा, लेकिन आप जाके पुलिस में रिपोर्ट करें, किसी को पैसे ना दें और अपनी सच्चाई को सामने लाएं। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर तिवारी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी कुछ जानने को मिला साइबर लॉस के बारे में। आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जो शायद आम जनता को नहीं पता होते, बट आई होप इससे आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आपको खुद के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है। और जैसे सर ने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो पहले तो कोशिश करें कि खुद को स्कैम होने से बचा सके, और इन केस अगर ऐसा होता है दुर्भाग्यवश कि आपको स्कैम कर लिया जाए, तो ऐसे केसेस में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप राइट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें, राइट एक्शन लें, टाइमली एक्शन लें, ताकि अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो आप उससे बच सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।